साल 2023 जाने को है और फिल्मों की दुनिया में कुछ बड़ी बजट की फिल्में अभी भी सिनेमा थिएटर्स में चल रही हैं, जैसे कि डंकी और सलार। लेकिन पूरे साल में इतनी धांसू बजट वाली फिल्मों के साथ साथ कुछ वो फिल्में भी थीं जिनका बजट काफ़ी कम था और कमाई तो शायद हमारे इस वीडियो के सेटअप से भी कम थी। ये फिल्में वो फिल्में हैं जिनका कंटेंट आपको सोचने पे मजबूर कर देता है और शायद ऐसी ही फिल्मों की वजह से नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ये वीडियो लंबा है और बात को मूलतः समझाने के लिए हिस्ट्री की सहायता लेता है, इसलिए इम्पेशेंट लोग यानी अधीर लोग इस वीडियो को हो सकता है ज़्यादा पसंद ना करें। अगर बॉक्स ऑफिस की माने तो ये फिल्में हैं जिन्होंने इस साल में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। अब इनके IMDb स्कोर्स की तरफ नज़र डालते हैं और आपको लगेगा कि इनमें से कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसकी की 8 रेटिंग हो। हालांकि IMDb कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसे एक मीट्रिक के तौर पे देखा गया है ताकि इस वीडियो को समझाने में आपको आसानी हो। अब अगर आप इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर लेंगे जिसने अच्छी रेटिंग भी रखी हो और जो फिल्म कंटेंट भी रखती हो, तो वो फिल्म आपको मिलेगी करीब 20-21 नंबर पे। उस फिल्म का नाम है 2018 2018, जिसके बारे में कई लोगों ने तो सुना भी नहीं है। ये एक मलयालम लैंग्वेज फिल्म है। मात्र 14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ रुपए कमाए थे। ये फिल्म हिंदी सर्किट में रिलीज हुई, लेकिन 1-2 शो पर डे बेसिस बस, स्क्रीन्स ही नहीं मिली इस मूवी को। बाद में ये फिल्म सोनी लिव पे आई थी, तब लोगों ने इस फिल्म को सराहा भी। ये जो सो कॉल्ड टॉप 10 मूवीज़ आपने लिस्ट में देखी थी वो पैन इंडिया मूवीज़ हैं। दैट मीन्स वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा अलग अलग लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ हुई हैं जो कि रीजन स्पेसिफिक हैं, और यही लैंग्वेज इस भारत की फिल्म इंडस्ट्री को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देती हैं। पर क्रिएटिविटी की कोई भाषा नहीं होती है, ऐसा सब कहते हैं। अब पैन इंडिया एक मॉडर्न एज फंडा आपको लग सकता है कि है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले भी जब मूवीज़ बनती थी तो उन मूवीज़ की रीच को ज़्यादा करने के लिए बहुत कोशिशें की जाती थी। श्री दादा साहब फाल्के से श्री जेमिनी गणेशन से लेकर श्री LV प्रसाद, श्री NTR से लेकर आज के सो कॉल्ड पैन इंडिया एरा तक इंडिया में मूवीज़ की रीच को वाइड रखने पे बहुत काम हुआ है। आज एक बड़े बजट की मूवी की रीच बढ़ाने के लिए उसे बहुत सी भाषाओं में डब करते हैं और प्रोड्यूसर ही उसे डब करते हैं या करवाते हैं, और उसे एक ही दिन रिलीज़ किया जाता है इन सभी भाषाओं में पूरे भारत में, और इसी फंडामेंटल को पैन इंडिया नाम दिया जाता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि श्री जेमिनी गणेशन की पहली फिल्म मिस्सी अम्मा थी, जिसे श्री LV प्रसाद ने डायरेक्ट किया था। वो 2 साल बाद हिंदी में मिस मैरी नाम से बनी, यानी रीमेक हुई, और वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी एंटरटेनर और सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। श्री LV प्रसाद एक्टर भी थे। उन्होंने पहली भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा में अभिनय किया था। ये फिल्म हिंदी में बनी थी। दूसरी बोलती फिल्म का नाम था भक्त प्रहलाद। ये फिल्म तेलुगु में बनी थी। और फिर तीसरी बोलती हुई फिल्म कालिदास। ये फिल्म बायलिंगुअल थी। रिलीज़ के टाइम पे ही इसे तमिल और तेलुगु दोनों में रिलीज़ किया गया था। ये फिल्म दोनों ही भाषाओं में शूट हुई थी और कालिदास ही तमिल लैंग्वेज की पहली बोलती फिल्म थी। इन तीनों फिल्मों में श्री LV प्रसाद राव ने अभिनय किया था। इस पहली बोलती मल्टीलिंगुअल फिल्म से भी पहले जो भारत की पहली फिल्म थी वो भी मल्टीलिंगुअल थी। जी हाँ, श्री दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म, जो कि भारत की भी पहली फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र, उसमें भी हिंदी, इंग्लिश और मराठी में इंटरटाइटल्स थे। तो ये सो कॉल्ड पैन इंडिया इज नथिंग बट ए लिंगो जो मीडिया ने दिया है उन फिल्मों के लिए जहां प्रोड्यूसर इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले इस बारे में बात की। श्री दादा साहब फाल्के को भारतीय और मराठी सिनेमा का जनक कहा जाता है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री अपनी फिल्में आज भी अभिमान से बनाती हैं और अपने आप को मराठी चित्रपट नाम से बुलाती हैं। उनके नाम में कोई वुड नहीं है।
प्रोबेबली ये सबसे अंडररेटेड इंडस्ट्री होगी जो मुंबई के इतने पास है, लेकिन अभी भी अपने कैनवस को बड़ा करने में लगी है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ के लोग अभी भी क्रिएटिविटी की कदर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा करते हैं। अगर आप पुणे या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं और थिएटर थोड़ा बहुत देखते हैं तो ये चीज़ आपको प्रॉम्प्टली एविडेंट होती है। बाकी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ भी ये काम करते हैं, ख़ासतौर से तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा और बॉलीवुड भी, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। लेकिन बात फिर ये भी है कि चूल्हा पैसों से चलता है, तालियों से नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि एवरेज मूवीज़ जिनमें स्टार वैल्यू होती है बॉक्स ऑफिस पे इतनी कमाई कर लेती हैं, लेकिन अच्छी मूवीज़ कुछ लाख कमाने में भी सक्षम नहीं होती। ऐसा क्यों? तो इसका एक कारण यह है कि इंडिया में पॉपुलेशन अपने डेली के पंगों से ऑलरेडी बहुत त्रस्त है और उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए और कुछ नहीं। एक और कारण यह है कि फैमिली में डाइवर्स विचारधारा होती है, तो लोग बाग अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस नहीं कर पाते एक मूवी देखने के लिए। एक बड़ी वजह यह है कि जनता में ठहराव की कमी हो गई है। सब लोग मोबाइल स्क्रीन पे 2 बार टैप करके 10 सेकंड आगे बढ़ाने में बड़ा विश्वास करते हैं। लोग अधीर हो रहे हैं और इम्पेशेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और किसी भी मुद्दे पे ध्यान देने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस की सिनेमा की डेफिनेशन ये बताती है कि सिनेमा का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट देना ही नहीं होता, वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना भी होता है। अगला प्रश्न ये उठता है कि फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी पिक्चर की वजह क्या है। साल 2001 में भारत सरकार ने सिनेमा को इंडस्ट्री घोषित कर दिया और वहीं पुराने स्टूडियोज़ का बंद होना और कॉरपोरेट का आना एक साथ हुआ। जो आज बॉलीवुड में हो रहा है उसे कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ सिनेमा कह सकते हैं। इसको करने के पीछे वजह यह थी कि बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड से थ्रेट थी और दोनों के बीच एक गैप बनाना ज़रूरी था। कॉन्ट्रेरी तेलुगु और तमिल सिनेमा में भी अब ये दिखने लगा था और इसकी वजह से हुआ ये कि सिनेमा व्यूइंग में सबसे बड़ा चेंज आया और वो चेंज था मल्टीप्लेक्सेस की एंट्री। मुझे याद है कि साल 2002 में मेरे शहर में एक महीने में 5 मल्टीप्लेक्सेस खुले। फिर दिल्ली और बाकी के बड़े शहरों में प्रिया सिनेमा और विलेज रोड शो का मर्जर होके पीवीआर का आना, आइनॉक्स का आना और फाइनली मैक्सिकन मूवी चेन सिनेपोलिस का भी आना। एक चेन और भी हुआ करती थी बिग सिनेमाज नाम से, जो बाद में कार्निवल सिनेमाज ने खरीद ली थी। और फिर इंडिया के कुछ होम ग्रोन मल्टीप्लेक्स चेन्स भी बने, जैसे कि बायोस्कोप, मिराज, डिशुम। अब इसका प्रभाव साल 2023 में काफ़ी एविडेंट था। प्रोड्यूसर्स का और मल्टीप्लेक्सेस का बहुत सारा टसल हुआ, कभी हिंदी डबिंग स्टूडियोज़ के साथ तो कभी इसलिए कि मूवीज़ का 4 हफ्ते का OTT में जाने का कॉन्ट्रैक्ट है तो मूवी मल्टीप्लेक्स चेन में रिलीज़ नहीं होगी। और जो टॉप 10 ग्रॉसर्स आपने इस वीडियो के स्टार्ट में देखे उनमें 2 फिल्में लियो और जेलर ऐसी हैं जिनको मल्टीप्लेक्सेस में जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी फ़ैन फॉलोइंग ने मल्टीप्लेक्सेस के मुंह पे तमाचा मारा और इन मूवीज़ को हिट करवा दिया। साउथ इंडियन स्टेट्स में 10 वीक्स तक ये दोनों मूवीज़ चली। नाउ कट टू बॉलीवुड। शाहरुख खान शायद इस चीज़ को भांप गए थे तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया अटली कुमार से और नयनतारा से। अटली कुमार की तमिलनाडु में और तेलंगाना में भी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। नयनतारा को लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। इसी तरह का कुछ कॉलीवुड में भी चल रहा था। लियो में संजय दत्त को कास्ट किया गया था ताकि नॉर्थ इंडियन जनता का अटेंशन पिक किया जा सके और बहुत सारे बॉलीवुड कैरेक्टर अभिनेता एज ए कास्ट टॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड में भी गए और उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में विलन की भूमिका निभाई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सिर्फ भाषा के चलते जो इतना पार्टीशन हुआ है उसको एक जगह लाया जा सकता है क्या? क्या हम टॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड, बॉलीवुड, पॉलीवुड के साथ साथ एक इंडीवुड नहीं चला सकते? एक बार इसे पैरेलल में स्टार्ट करके सबको कालांतर में इसमें मिला दिया जाए तो इससे हमें रोज़गार के ज़्यादा अवसर मिलेंगे और ये जो मल्टीप्लेक्सेस की लड़ाई होती है इससे भी शायद छुटकारा मिल जाएगा। जो स्टार वैल्यू और मल्टीप्लेक्सेस और कॉरपोरेट की गणित नॉर्थ इंडिया में है वही साउथ इंडिया में भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ जनता थोड़ी सी ज़्यादा जागरूक है, वहाँ आज भी सिंगल स्क्रीन में मूवीज़ देखने के लिए लोग जाते हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमा थिएटर्स वहाँ पे बहुत बहुत अच्छे हैं और अपडेटेड भी हैं। एक और वजह यह भी है कि वहाँ के फ़ैन क्लब सच में एग्जिस्ट करते हैं।
वो मूवी के एक दिन पहले प्रमोशन टीम द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। इन्हीं के चलते कुछ ऐसी फिल्में आई जिनमें दम तो था लेकिन बॉक्स ऑफिस पे कुछ कर नहीं पाई। बहरहाल हमने कुछ ऐसी फिल्में आपके लिए चुनी हैं जो आपको सिनेमा प्रेमी होने के लिहाज से पसंद आ सकती हैं। गांधी गोडसे एक युद्ध, जनवरी 2023 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और पठान के साथ ही रिलीज़ हुई थी। साल की शुरुआत हुई इस वैचारिक युद्ध से भरी हुई मूवी से। राजकुमार संतोषी फिल्म के डायरेक्टर थे। उनको लगा कि शायद सेंसर बोर्ड ये फिल्म पास भी नहीं करेगा। कांग्रेस ने कथित तौर पे इस फिल्म के बैन की भी डिमांड की थी। अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करती है जिन्हें हम आज भी कंट्रोवर्शियल सोचते हैं। ये फिल्म का टोटल कलेक्शन मात्र 2.36 करोड़ रुपए था। ये फिल्म शाहरुख खान की फिल्म पठान से इसलिए भी दब गई थी क्योंकि इसे स्क्रीन्स भी नहीं मिली थी, इसलिए ये फिल्म जनता की नज़रों में शायद आई ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कम से कम भारत में। तो एक और फिल्म आई थी भीड़। ये फिल्म मार्च 2023 में आई थी। हमारे लिहाज से भीड़ का सब्जेक्ट अति संवेदनशील था, क्योंकि ये वो समय था जब भारत ने काफ़ी परिवर्तन और काफ़ी परिवारों में इतनी उथल पुथल भी देखी थी। ये वो दौर था जहाँ पे काफ़ी परिवारों का भविष्य पूरी तरह से बदल गया था। हालांकि फिल्म की कहानी काल्पनिक है लेकिन कथानक काफ़ी प्रभावी है। ये फिल्म मात्र 3.3 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पे धराशायी हो गई थी। नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आप देख सकते हैं। अफवाह, मई 2023 में ये फिल्म आई थी। ये आज के ज़माने की फिल्म है जब हर कोई सिर्फ मोबाइल में ही लगा हुआ है। व्हाट्सएप और यूट्यूब अब सिर्फ ऐप और साइट्स नहीं, तथाकथित रूप से यूनिवर्सिटीज़ में बदल गई हैं। अफवाह तो है लेकिन फ़िक्र किसे है, न फैलाने वाले को और न ही यकीन करने वाले को। ये फिल्म के अंदर एक डायलॉग है और ये बहुत हार्ड हिटिंग है। इस फिल्म का सब्जेक्ट इतना हार्ड हिटिंग है कि अगर कोई मुझे पूछे तो इस फिल्म को सो कॉल्ड यंग जनरेशन को दिखाना चाहिए और इसका क्वेश्चन आंसर करवा के टेस्ट भी लेना चाहिए। इस फिल्म का कलेक्शन था मात्र 0.30 करोड़, मतलब 30 लाख रुपए मात्र। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। एक और फिल्म थी 8 AM मेट्रो। ये फिल्म भी मई 2023 में रिलीज़ हुई थी। 4 करोड़ में बनी ये फिल्म मात्र 7 लाख रुपए ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमा सकी। ये फिल्म एक तेलुगु उपन्यास अंदामेना जीवितम पे आधारित है, जो दो लोग प्रीतम और इरावती के जीवन में हो रही घटनाओं को दिखाती है और फिल्म का अंत दर्शकों के लिए सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। ये फिल्म मनोज वाजपेयी की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ये फिल्म ZEE5 पे प्रीमियर हुई थी और ये शायद पहली ऐसी फिल्म थी जो पहले OTT पे आई और जनता की भारी डिमांड पे इस फिल्म को हॉल में रिलीज़ किया गया था। लेकिन जब ये बॉक्स ऑफिस पे गई तो बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म सिर्फ 1 लाख रुपए ही कमा पाई। तेलुगु लैंग्वेज और पार्शली तमिल लैंग्वेज में बनी फिल्म विमानम। ये फिल्म हालांकि एवरेज ही रिव्यूज़ रखती है। समुद्र अग्निशरण ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। इस मूवी का ओवरऑल कलेक्शन मात्र 1.5 करोड़ रुपए था। अब एक ऐसी फिल्म जो आपको शायद ज़रूर देखनी चाहिए। उस फिल्म का नाम है आत्म पाम्फलेट। ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी। ये एक मराठी फिल्म है और ये एक बच्चे के बड़े होने की कहानी है। कहानी के स्टार्ट का बैकड्रॉप अर्ली 1990s का है और इस फिल्म का प्रदर्शन 4 से 5 बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में किया गया है। ये फिल्म ZEE5 ने अपने OTT प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करा रखी है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। हम आपको ये फिल्म रिकमेंड करते हैं कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। अगली फिल्म है 72 हूरें। ये फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज़ हुई थी। इन सब फिल्मों में ये फिल्म सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट के ऊपर बनाई गई है। ये फिल्म 10 भारतीय भाषाओं में रिलीज़ हुई थी और वजह साफ थी फिल्म की पृष्ठभूमि, उसका कैनवस, उसकी वजह। आपको ये फिल्म इसके ट्रीटमेंट के लिए देखनी चाहिए। इस फिल्म ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन अचानक आगे क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। अब अगर आप इन संजीदा फिल्मों के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी देख रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे जिगर ठंडा XXX। 12 नवंबर को ये फिल्म टाइगर 3 के साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन इस फिल्म को नॉर्थ में स्क्रीन्स ही नहीं मिली। और अगर आपको एक होलसम एंटरटेनमेंट की तलाश है
तो ये फिल्म आपके लिए है। ये फिल्म कार्तिक सुब्बाराज की बेस्ट डायरेक्टोरियल मूवी आज तक की है, जैसा कि मुझे लगा। ऑल्सो दिस इज़ ए मस्ट वॉच मूवी फॉर एवरी सिनेमा लवर। इस फिल्म ने 45 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन ये फिल्म बनी 50 करोड़ में थी। काश इस फिल्म को कुछ और स्क्रीन्स मिली होती तो ये फिल्म भी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में शुमार कर रही होती। जोरम, ये फिल्म दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी। एक बार फिर मनोज वाजपेयी के अभिनय ने इस फिल्म के ऊपर 4 चांद लगा दिए। ये फिल्म बहुत ही सीरियस सिनेमा है। 12th फेल के बाद अगर किसी मूवी के डायलॉग्स दमदार लगे जो कि हिंदी में बनी थी तो वो फिल्म थी जोरम। ये फिल्म मात्र 46 लाख रुपए अपने बॉक्स ऑफिस काल में कमा पाई थी। इन सब के साथ एक उड़िया मूवी है जो 2022 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन हिंदी में वो 3 फरवरी 2023 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी, लेकिन स्क्रीन्स उसको भी कम मिली थी। उस फिल्म का नाम है दमन। वो फिल्म मेरे हिसाब से हर डॉक्टर को दिखानी चाहिए। ये फिल्म एक डॉक्टर के बारे में है जो MBBS के बाद पोस्टिंग पे किसी गांव में जाता है जहां मलेरिया और डेंगू महामारी की तरह फैला हुआ है। डॉक्टर जो कि फिल्म का नायक है, उसकी व्यवस्थाओं और बीमारियों से लड़ाई ही इस फिल्म की मूल कहानी है। हमें रिकमेंड करेंगे कि ये फिल्म देखने के बाद में आप अपने हेल्थ मिनिस्टर को अगर कोई भी सर्विसेज जो कि सुचारू रूप से चालू नहीं है लिखें, क्योंकि यही बात ये फिल्म उठाती है कि जनता सो क्यों रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टॉप 10 बेस्ट फिल्में और टॉप 10 वर्स्ट फिल्मों के बीच में एक वो दायरा भी होता है जहाँ पे अच्छी फिल्में होती हैं, और वो अच्छी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पे धमाल नहीं मचा पाती वो इसी दायरे में आती हैं। ये वो फिल्में हैं जो सिनेमा को जगा के रखती हैं, सिनेमा को ज़िंदा रखती हैं। ये वो फिल्में हैं जो आपको सवाल करने पे मजबूर करती हैं, और इन्हीं फिल्मों की वजह से, जैसा कि हमने बताया, एक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि 2024 में अच्छे सिनेमा को इतना दम घोटू एनवायरनमेंट ना मिले। पूंजीवाद के साथ साथ अच्छे सिनेमा का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और यही कामना हम सन 2024 में आ रही अच्छी फिल्मों के लिए भी करते हैं। इसी के साथ आपसे अगले फिल्म रिव्यू के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।